चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें एक सत्य पूछा गया, बाकी के तीन असत्य होंगे, गलत होंगे तीन क्वेश्चन। उनको देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है कि ब्लॉन्स जो है जर्मन भूगोलवेत्ता थे। तो ब्लॉन्स के बारे में अपन लोगों ने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं कि अब तो आप लोगों को रट गया होगा कि जो ब्लॉन्स हैं ये जर्मन से नहीं फ्रांस से संबंधित थे। और इसमें कहा गया कि थारू जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। तो जो थारू जनजाति है ये आपके तमिलनाडु में नहीं पाई जाती, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको ये जनजाति देखने को मिलेगी, उसको कहा जाता है थारू। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि टेलर ने ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी पुस्तक लिखी हुई है। तो ये इसमें बिल्कुल सही कहा गया है कि जो टेलर हैं उन्होंने लिखी है ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी, ये उन्होंने बुक लिखी हुई है। तो इसमें सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। बुशमैन सहारा मरुस्थल में पाए जाते हैं। तो जो बुशमैन है ये सहारा में नहीं पा करके ये पाते हैं कहाँ पे, जो कालाहारी मरुस्थल है वहां पे पाए जाते हैं। तो आपका डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसमें सिर्फ एक सत्य पूछा गया है, तो इस हिसाब से आपका जो क्वेश्चन सही हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। बाकी के ए बी एंड डी ये गलत हो जाएंगे। ठीक है। व्याख्या इसके देख लेंगे आप लोग। ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी इस पुस्तक के लेखक थे टेलर महोदय। इन्होंने समर्थन किया था किसका, नियतिवाद का। ठीक है। परंतु उन्होंने मानव द्वारा वातावरण में जो परिवर्तन होता है उसको भी स्वीकार किया था। उन्होंने कहा था नियतिवाद होता है उसका उन्होंने समर्थन किया है, उसके उसके विरोध में नहीं रहे थे ये। लेकिन उन्होंने उसके साथ में ये भी कहा था कि जो मानव है अपने सुविधा के अनुसार वो परिवर्तन कर सकेगा नियति में। तो ये किसने माना था, टेलर महोदय ने माना था। और ये जो विचारधारा यहाँ से जन्मी उसको कहा जाता था निश्चयवाद, या फिर रुको और जाओ की इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था। यानी कि स्टॉप एंड गो का जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो किसने दिया है, टेलर महोदय ने। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं 20वीं शताब्दी का भूगोल, अन्य पुस्तकें हैं ये इन्होंने मतलब ये तो इनकी थी ही एक ज्योग्राफी ऑफ 20th सेंचुरी। इसके अलावा भी अगर कोई पुस्तक पूछी जाती है आपसे तो आप लिखेंगे जो 20वीं शताब्दी का भूगोल है ये किसने लिखी थी, टेलर महोदय ने। प्रजातीय भूगोल लिखी हुई है इन्होंने, वातावरण प्रजाति एवं प्रवास के बारे में इन्होंने बुक लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है कि फ्लॉन्स जो है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। थारू जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में। ठीक है। और जबकि जो बुशमैन जनजाति है ये पाई जाती है कहाँ पे, कालाहारी मरुस्थल में। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, ये एक इसकी संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, मैकिंडर महोदय ने, हॉटसन ने, मार्तोनी ने, या फिर डिमांजिया ने। तो जो मैकिंडर महोदय हैं इन्होंने ही ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है, इसकी संकल्पना दी थी। इन्होंने कहा था कि अभी तक का जो टाइम चल रहा था वो तो थल शक्ति का चल रहा था, यानी कि जो समुद्री शक्ति है उनका चल रहा था कि जो देश हैं राष्ट्र हैं समुद्र से सटे हुए हैं वो क्या होंगे, उनके शक्ति होंगे, उनके पास में ज्यादा पावर होगी, वो ज्यादा अच्छा व्यापार कर सकेंगे, ज्यादा उनका उत्थान होगा। लेकिन अब जो आगे का टाइम आने वाला है इसमें मैकेंडन ने कहा था कि वो वाले जो राष्ट्र वो शक्ति उनके पास में शक्ति ज्यादा होगी जिनके पास में थल शक्ति होगी। ठीक है। तो ये किसने कहा था, मैकेंडन महोदय ने। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन। व्याख्या इसकी और देखेंगे। हेल्फोर्ड जॉन मैकेंडर ये इनका पूरा नाम था, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे। ठीक है। इंपोर्टेंट हो गया आपका ये कहाँ से थे, ब्रिटिश थे। और इसमें सबसे अधिक विख्यात रहे थे ब्रिटिश में। उसे ब्रिटिश भूगोल के लिए संप्रदाय का संस्थापक भी माना था यानी कि उनको जो माना जाता था ब्रिटिश भूगोल का संप्रदाय या फिर संस्थापक माना जाता था। 1904 में उन्होंने रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के समक्ष एक निबंध पढ़ा जिसका शीर्षक उन्होंने लिखा था क्या, द ज्योग्राफिकल पाइवट ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास इतिहास की भौगोलिक धुरी। ये किसने लिखी हुई है, ये लिखी है जॉन मैकिंडर ने। और इन्होंने उसमें बताया कि वर्तमान समय में समुद्र युग है, यानी कि जो अभी का जो टाइम आ रहा है ये 1904 में उन्होंने बताया, यानी कि जो अभी अपनी 20वीं सदी चल रही थी उसमें उन्होंने बताया था कि जो समुद्र युग था उसका तो समापन हो चुका है और भविष्य में जो आगे वाला जो फ्यूचर है उसमें थल शक्ति ही निर्णायक होगी। यानी कि जो राष्ट्र स्थल से बद्ध होंगे उसमें क्या होगी, शक्ति ज्यादा होगी, समुद्री वाले राष्ट्रों में शक्ति कम होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपका वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। ये किसने लिखा हुआ है, कार्ल सावर ने, स्पेट ने, सैम्पुल ने, या फिर टेलर ने। तो ये लिखा हुआ है आपके सैम्पुल महोदय ने।
सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ये एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे, तो ये भी आप याद रखेंगे कहाँ से संबंधित थे, ये अमेरिका से संबंधित थे। नियतिवाद के प्रबल समर्थक थे, यानी कि ये किससे समर्थित थे, ये नियतिवाद की संकल्पना से ये समर्थित थे। मूल मूल रूप से उसका जो कथन था, यानी कि इसमें ये लिखा गया है मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है, ये उसमें कहा था जो मनुष्य है पृथ्वी तल की उपज है, ये इनका कथन दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस विद्वान को अरब देश का मार्को पोलो कहा जाता है? मार्को पोलो क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रेवलिंग की थी। तो इन्हीं की तरह इनमें से इन चार हैं, इनमें से भी किसी ने ट्रेवलिंग की है। तो ट्रेवलिंग किसने की है सबसे ज्यादा? तो ये हो जाएंगे आपके इब्न बतूता। अब देखिए आपका ये बतूता दिया गया है, यानी कि इसमें जब आप इंग्लिश में लिखोगे तो इसमें टी ज्यादा आएंगी ना, एक से अधिक बार टी आएंगी इसमें। तो एक की टी आप याद रखेंगे कि ये ट्रेवलर रहे थे, और दूसरी जो टी आप याद रखेंगे ये तुगलक के टाइम में इंडिया में आए थे। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन मोहम्मद तुगलक के टाइम में इंडिया में आया हुआ था। तो वो भी आपके कौन हो जाएंगे? इब्न बतूता। और अरब देश का मार्को पोलो किसको कहा जाता है? तो ये भी आपके इब्न बतूता हो जाएंगे। दोनों इनकी खासियत हो गई। चलिए व्याख्या और देख लेते हैं। इब्न इब्न बतूता ने कुल मिलाकर 75,000 मील से अधिक की यात्रा की थी। उसे अरब जगत का मार्को पोलो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो अरब जगत है उसका मार्को पोलो कहा जाता है। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक भी रही है एक, रेहला, जो कि आपकी कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। ज्यादातर आपका ये नेट वालों का जो है एनटीए का ये फेवरेट क्वेश्चन है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एवं जो इब्न बतूता था वह नीग्रो मूल का समूह था, यानी कि नीग्रो मूल का था ये। इतना नहीं पूछा जाएगा, इसमें एक जानकारी के लिए दे दिया गया है। परंतु उसकी शिक्षा मुस्लिम धर्म के अनुसार हुई थी। शिक्षा कैसे हुई थी? वह था तो निग्रो समुदाय से, लेकिन शिक्षा जो हुई थी उनकी मुस्लिम में हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में यह भारत आया। दिल्ली का कोतवाल एवं चीन का तुगलक का दूत नियुक्त हुआ था। ठीक है, चलिए हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें अपन देखेंगे गिफिट टेलर के बारे में। गिफिट टेलर, इनका संबंध किससे था? ये अभी अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इनका जो संबंध था, रुको और जाओ की उन्होंने संकल्पना दी थी। और इनका जो संबंध रहा ये किससे था? नव निश्चयवाद से। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए व्याख्या है इसकी। टेलर ने नियतिवाद का समर्थन किया, परंतु उन्होंने मानव द्वारा वातावरण परिवर्तन को भी स्वीकार किया। यानी कि टेलर ने क्या किया था? नियतिवाद है, इन्वायरमेंटलिज्म को उन्होंने माना हुआ था, लेकिन साथ ही साथ में उन्होंने जो मानव के द्वारा परिवर्तन होता है उसको भी स्वीकार किया। इस विचारधारा को उन्होंने वैज्ञानिक निश्चयवाद कहा था। टेलर ने अपने संशोधित नियतिवाद को वैज्ञानिक नियतिवाद की संज्ञा दी, एवं उन्होंने रुको और जाओ यानी नियतिवाद शब्दावली का प्रयोग किया था। प्रजातियों के प्रवास से संबंधित प्रवास कटवन सिद्धांत की विचारधारा का भी प्रतिपादन टेलर महोदय ने किया था। ये किससे संबंधित था? प्रवास से संबंधित था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 57। डैन्यूब यूरोप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है जिसकी लंबाई 2842 किलोमीटर। यह निम्नलिखित किन देशों से होकर के बहती है? तो डैन्यूब नदी के बारे में पूछा गया है, कहाँ कहाँ से होकर के ये बहती है? ऑस्ट्रिया एवं बुल्गारिया से, हंगरी एवं चेकोस्लोवाकिया से, युगोस्लोवाकिया या फिर रोमानिया से, या फिर उपयुक्त सभी में से। तो ये आपके जो डी ऑप्शन है, इन सभी से होकर के जो डैन्यूब नदी है वो बहती है। ठीक है, डैन्यूब नदी यूरोप से प्रवाहित होने वाली महत्वपूर्ण नदी है। कहाँ से प्रवाहित होती है? ये यूरोप में बहती है। ये सब कहाँ के देश हैं? यूरोप के हैं। ठीक है, ब्लॉक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर पूर्व में बहती है, काला सागर में गिरती है, यूरोप की 5 राजधानी से होकर के ये गुजरती है। 5 राजधानी कौन कौन सी हो जाएंगी? बुखारेस्ट रोमानिया की हो जाएगी, बेलग्रेड पूर्व यूगोस्लाविया, बुडापेस्ट हंगरी की हो जाएगी, वियना ऑस्ट्रिया से, एंड ब्रास्तिलावा स्लोवाकिया से। इन इन सब से होकर के जो राजधानी है 5, इनसे होकर के जो आपकी डैन्यूब नदी है वो बहती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन ने सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ग्रेट ब्रिटेन में पूछा गया है कौन सा हो जाएगा? शेफील्ड, साउथ वेल्स, मध्य स्कॉटलैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका शेफील्ड है ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला क्षेत्र हो जाएगा। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन करने वाला क्षेत्र शेफील्ड है। ग्रेट ब्रिटेन में लोहे का निक्षेप मुख्यतः पूर्वी इंग्लैंड,
इसमें पाया जाता है। सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाता है? पूर्वी इंग्लैंड में पाया जाता है। उत्तरी लंकाशायर, याकरशायर, लिंकनशायर, नॉर्थुम्बरलैंड, ईस्ट मिडलैंड, क्वींसलैंड, इनकी पहाड़ियों तथा शेफील्ड आदि इसके क्या है? प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे। किसके उत्पादक क्षेत्र हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे इस्पात के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मौसम इतना खराब चल रहा है कि जुकाम 1 महीने से ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। यूरोप का कौन सा राष्ट्र अपने कृषि तथा दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है? कौन सा राष्ट्र हो जाएगा ये? जर्मनी, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड एवं इटली। तो ये यूरोप का पूछा गया है इसमें राष्ट्र, तो ये हो जाएगा आपका डेनमार्क। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। यूरोप का डेनमार्क अपने कृषि तथा दुग्ध निर्यात में गुणवत्ता रखता है, यानी कि यहाँ पे कृषि भी अच्छी होती है और जो दूध है, दूध का निर्यात भी यहाँ पे अच्छा खासा किया जाता है। यह डेयरी उद्योग के लिए विश्व विख्यात है। सबसे विख्यात क्या है? यानी विश्व में विख्यात है ये डेनमार्क डेयरी उद्योग के लिए। इसकी ख्याति का कारण यहाँ पर अधिक उत्पादन नहीं बल्कि दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता है, यानी कि यहाँ पर उत्पादन ज्यादा नहीं होता है लेकिन जो दूध है वो बेस्ट क्वालिटी का पाया जाता है, इसलिए ये विश्व में विख्यात है। यहाँ उच्च कोटि का मक्खन, पनीर बनाया जाता है। ठीक है, और जिसकी विश्व के बाजारों में बड़ी मांग रहती है, यानी कि यहाँ पे इतना अच्छा मक्खन और पनीर बनाया जाता है कि इसकी जो मांग है कई बाजारों में रहती है। इतना ये कंप्लीट भी नहीं कर पाता है, इतनी मांग बाजारों में इसकी होती है। यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार ही क्या है? डेयरी है। ठीक है, चलिए हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस नदी का मुहाना सर्वाधिक समय तक बर्फाच्छादित रहता है? कौन सी नदी हो जाएगी जिसका के जो मुहाना है, यानी कि जहां से नदी है अ, जाकर के किसी नदी में मिलती है तो वो वहां पे मुहाना बनाती है। अब वो मुहाना क्या है? बर्फ से आच्छादित, यानी कि पूरा बर्फ से ढका रहता है। तो कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? सेंट लॉरेंस, पोटोमैक, कोलोराडो या फिर मैकेंजी। तो जो आपकी मैकेंजी नदी है, इसका मुहाना जब आप देखोगे सर्वाधिक टाइम में ये बर्फ से ढका ही रहता है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मैकेंजी नदी कनाडा में ग्रेट स्लेव झील से निकलकर आर्कटिक महासागर के ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है, जो कि अधिकांश समय तक बर्फ आच्छादित रहती है, यानी कि ज्यादातर कैसी रहती है? बर्फ से ढकी हुई रहती है। मैकेंजी नदी बेसिन में अनेक झीलें पाई जाती हैं जिनका निर्माण हिमानी अपरदन क्रिया का परिणाम है। जो मैकेंजी झील है उसमें कई सारे नदी बेसिन मिलते हैं। क्या हो जाता है उनसे कारण में कि जो हिमानी अपरदन है उसकी क्रिया का परिणाम यहाँ पे कई सारे बेसिन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश में जल विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है? कहाँ पे होता है जल विद्युत का उत्पादन? स्विट्जरलैंड में, नॉर्वे में, स्वीडन में या फिर इटली में। तो ये होता है सबसे ज्यादा नॉर्वे में। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। जो देश दिए गए हैं उनमें नॉर्वे में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन होता है। 2020 में आ जाइए। 2020 में जल विद्युत का उत्पादन 141.7 टेरावाट है। कितना है? 141.7 टेरावाट है। और साथ ही प्रति व्यक्ति जल विद्युत उत्पादन नॉर्वे में विश्व में सर्वाधिक होता है। अगर प्रति व्यक्ति भी देखा जाए तो वो कौन सा देश हो जाएगा? नॉर्वे ही हो जाएगा, जहाँ पे जल विद्युत उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। एवं विश्व में सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन चीन में होता है। ठीक है, चीन काफी चीजों में अग्रणी बना हुआ है अभी भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है? बाकू किसके लिए है? रेलवे के लिए, खेती के लिए, पेट्रोलियम के लिए या फिर विनिर्माण उद्योग के लिए। तो जो बाकू है आपका प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। पूर्व सोवियत संघ में स्थित बाकू कैस्पियन सागर के तट पर अवस्थित है, जो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ सबसे गहरे तेल के कुएं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं यहाँ पे बाकू में? तेल के कुएं जो कि सबसे गहरे पाए जाते हैं। और ये जो बाकू है अजरबैजान की राजधानी भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र वर्तमान रूस का भाग नहीं है? यूक्रेन, दागिस्तान, मालडोवा या फिर बेलारूस। तो जो आपका दागिस्तान है ये 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था, तब से पूछा गया ये। तो दागिस्तान है ये किसका भाग नहीं है? रूस का ये पार्ट नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। दागिस्तान वर्तमान रूस का भाग है, सॉरी इसमें भाग है पूछा गया है तो ये दागिस्तान हो जाएगा। और बाकी तीनों जो यूक्रेन है, माल्डोवा है, बेलारूस है, ये स्वतंत्र देश हो जाएंगे। यह गणराज्य के उत्तरी कॉकेसस में स्थित है। ये कहाँ पर है? जो कॉकेसस पर्वत है आपका उसके उत्तर राज्य में स्थित है, जिसकी सीमा पश्चिमी कैस्पियन सागर से भी मिलती है।
यह रूसी प्रसंग के सर्वाधिक निर्याती विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है। आगे बढ़ेंगे। आपका जल्दी से पीजीटी का ये एक दो पेपर और रह गए हैं, इनको कंप्लीट करा के फिर आपके जो पेपर हैं नेट के शुरू करने हैं। आप लोगों को कई सारे ऑप्शन जो कमेंट्स आते हैं कि नेट का पेपर शुरू कीजिए, तो अब हम नेट का पेपर शुरू करेंगे। शायद इसमें 2 से 3 दिन लगेंगे, पीजीटी कंप्लीट हो जाएंगे आपके पेपर 20 साल के, उसके बाद में नेट ही शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए व्याख्या इसके पहला ये क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। बासी जल संधि किसको जोड़ती है? बासी जल दक्षिणी चीन सागर एवं उत्तरी प्रशांत सागर को, पीत सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को, या फिर ये सभी आप पढ़ लेंगे। जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, दक्षिणी चीन सागर एवं उत्तरी प्रशांत महासागर को बासी जल संधि जोड़ती है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। और ये क्या करते हैं? बासी जल संधि है जो कि चीन सागर और उत्तरी प्रशांत सागर को जोड़ती है। ताइवान और लुजोन द्वीप को ये अलग करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, निम्नलिखित में से किसको विश्व की छत की संज्ञा दी गई है? किसको दी गई है? उत्तरी ध्रुव को, तिब्बत को, साइबेरिया को, या फिर हिमालय को? विश्व की छत की जो संज्ञा दी गई है आपके तिब्बत को दी गई है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। तिब्बत का पठार है उसको विश्व की छत की संज्ञा दी गई है। ये जो पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, यह बात है आप याद रखेंगे कि जो तिब्बत का पठार है सबसे ऊंचा पठार है कहाँ का? विश्व का है, जो कि सागर तल से अगर औसत रूप से उसको देखा जाए तो 16,000 फीट ऊंचा है ये। क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से भी अगर इसको देखा जाए तो इसका जो क्षेत्रफल है ये 7 लाख से लेकर के 8 लाख वर्ग मील में ये फैला हुआ है। तिब्बत विश्व का सबसे बड़ा पठार है। यह एक अंतरा पर्वतीय पठार है, यानी कि पर्वत के अंदर में ये पठार है, जो उत्तर में कुनलून तथा दक्षिण में हिमालय पर्वत एवं पश्चिम में उपयुक्त दोनों पर्वतों का सम्मिलित भाग है, तथा पूरब से पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो चीन के पर्वतों से ये घिरा हुआ है। और यह पठार एक मध्य पिंड को प्रदर्शित करता है, यानी कि जब आप देखोगे हिमालय का आप मैप देखोगे इंडिया का, उसमें आपको बीच में दिखाई देगा तिब्बत का पठार, तो इसमें आप समझोगे कि ये क्या है, बिल्कुल मध्य में है, बीच में है। तो ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? तो इसमें दिया गया है विश्व में चीन मछली का बृहत्तम उत्पादक है, तो सही नहीं पूछा गया, तो ये तो इसका सही है। तो चीन जो है मछली का बड़ा उत्पादक है, ये ठीक हो जाएगा। विश्व में चीन कोयले का भी बृहत्तम उत्पादक है, ये भी ठीक हो जाएगा। जो चीन है उसमें कोयला ज्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट दिया गया इसमें, चीन में तांबे का उत्पादन अधिक होता है, ये गलत दिया गया है, क्योंकि चीन में तांबा नहीं मिलता है आपको। एंड विश्व में चीन की जनसंख्या सर्वाधिक है, ये भी इसका सही दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। सी इसमें सही नहीं है, तो जो आंसर सही हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। विश्व में चीन तांबे का बृहत्तम उत्पादक नहीं है, बल्कि चिली विश्व का बृहत्तम तांबा उत्पादक है। चीन नहीं है, चीन के अलावा किसको याद रखेंगे आप? चिली को याद रखेंगे, जो कि तांबे के उत्पादन में सर्वाधिक है, यानी कि बृहत्तम है, और जो कि अकेले विश्व का 28% तांबा उत्पादित करता है। कौन सा हो जाएगा ये आपका देश? चिली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जापान का उद्योग किस स्थानीय कारक के कारण विकसित किया जाता है? कच्चे माल के, बाजार के, कुशल श्रमिक के, या फिर सड़क परिवहन तंत्र के? तो जो जापान का उद्योग है वो किसके कारण में विकसित हुआ था? ये कुशल श्रमिक है, यानी कि वहां पे जो श्रमिक हैं काफी कुशल हैं, उनमें कई सारे कुशलता उनमें पाई जाती है, जिसके कारण कि जापान का विकास हुआ था उद्योगों का। तो यही इसमें व्याख्या दी गई है कि जो जापान के उद्योग हैं उनके विकसित होने का मुख्य कारण कुशल श्रमिक की वहां पे उपलब्धता है, क्योंकि वहां व्यक्ति हर काम में पूर्णतः कैसा है, निपुण रूप से कार्यरत करता है। अपने यहाँ की तरह नहीं है, आलसी लोग वहां पे नहीं है, वो अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसको पूरब का द्वार यानी कि गेटवे ऑफ ईस्ट कहा जाता है? मनीला को, सिंगापुर को, कुआलालंपुर को, या फिर जकार्ता को? तो इसमें पूरब का द्वार जो पूछा गया है ये कहा जाता है सिंगापुर को। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। पूरब का द्वार कहा जाता है सिंगापुर को। सिंगापुर छोटा सा द्वीपी देश है। कैसा देश है? टोटली द्वीपी देश है, यानी कि एक तरीके से समुद्र के बीच में एक द्वीप होता है, उसमें देश बना हुआ है सिंगापुर, उसको कहा जाता है द्वीपीय देश, जो कि मलाया प्रायद्वीप से दक्षिण में स्थित है। मलाया प्रायद्वीप में आप जाएंगे उसके दक्षिण में चले जाएंगे तो आपको सिंगापुर मिल जाएगा। ठीक है,
सिंगापुर की भू राजनीतिक अवस्थिति और राष्ट्रीय नीतियों के कारण यह आर्थिक रूप से भी कैसा है, सफल राष्ट्र बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ वर्ष पूर्व घटित ला नीना का प्रभाव इंडोनेशिया के लिए सिद्ध हुआ था। कैसा हुआ था ये? कृषि के लिए वरदान, कृषि के लिए अभिशाप, व्यापक स्तर पर सूखा या फिर व्यापक स्तर पर जलवृष्टि। तो देखिए, सूखा और जलवृष्टि एक साथ में नहीं हो सकती हैं, एवं वरदान और अभिशाप एक साथ में नहीं हो सकते हैं, तो इनमें से कोई दो होंगे। तो इसमें आपका जो कृषि के लिए वरदान सिद्ध हुआ था, जो लानिना आया था, और व्यापक स्तर पर यहाँ पे क्या हुई थी, जल वृष्टि हुई थी। इसी के कारण क्या हुआ था, कृषि के लिए इसका वरदान मिला था। तो अ और द दोनों ऑप्शन इसमें आपके सही हो जाएंगे, क्योंकि सूखा और जल वृष्टि एक साथ में नहीं हो सकती है, वरदान और अभिशाप एक साथ में नहीं हो सकते हैं। तो ये आप समझ जाएंगे कि आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लानिना का आविर्भाव पश्चिमी प्रशांत महासागर में उस समय होता है जबकि पूर्वी प्रशांत महासागर में अल नीनो का प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानी कि जब लानिना आती है पश्चिमी प्रशांत महासागर में, तब क्या होता है, जो पूर्वी प्रशांत महासागर होता है, उसमें अल नीनो का प्रभाव जो होता है समाप्त हो जाता है। उसके बाद ही पश्चिमी प्रशांत महासागर में लानिना आती है। इसके बाद में क्या होता है, इसके आने से पश्चिमी प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय वाष्पीय तापमान में वृद्धि होने से वाष्पीकरण अधिक होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, वाष्प अधिक हो जाती है, गर्मी ज्यादा हो जाती है, तो जिसके कारण वाष्पीकरण ज्यादा होने लगता है, जिससे इंडोनेशिया तथा उसके पास वाले जो भाग हैं, उनमें जो सामान्य से अधिक जल वर्षा होती है। यानी कि जल वाष्प ऊपर उठेगा तो संघनित होगा, संघनित होकर के बारिश आएगी। ये क्या है, एक बारिश आने का सीक्वेंस है। आप इसको चाहे चक्र बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, वर्षा का एक चक्र होता है। यानी कि सबसे पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, बाष्पीकरण होगा, बाष्पीकरण होगा तो ये ऊपर जाएगा, यानी जो वाष्प बनकर पानी ऊपर जाएगा, पानी ऊपर जाएगा तो वहां पे बादल बनेंगे, बादल बनेंगे, संघनन होगा, संघनन होकर के टकराव होगा, टकराव होकर के आपकी बारिश होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, जल वर्षा अधिक होती है। इस प्रकार जो लानिना है, इंडोनेशिया के लिए वरदान सिद्ध हुई थी, क्योंकि वहां पे वर्षा की मात्रा अधिक देखने को मिली थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत की भूसीमा तथा जल सीमा को मिलाकर कुल सीमा की लंबाई है कितनी है, भूसीमा और जल सीमा, यानी कि स्थल सीमा और जल सीमा दोनों को ही अगर यहाँ पे हम मिला देंगे तो टोटल भारत की लंबाई यहाँ पे पूछी गई है, तो ये हो जाएगी आपकी 22,717 किलोमीटर भारत की टोटल लंबाई हो जाएगी। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन अब सिर्फ किसी छोटे एग्जाम्स में पूछा जाता है, पीजीटीजीटी में ये लेवल बंद कर दिया गया है। स्तरीय सीमा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 15,200 हो जाएगी, और जलीय सीमा देखेंगे तो वो हो जाएगी आपकी 7,516.6 किलोमीटर, और दोनों को ऐड करेंगे तो आपकी जो सीमा टोटल मिलेगी आपको 22,717 किलोमीटर, यहाँ पे टोटल सीमा इंडिया की हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तरांचल का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है, कौन सा हो जाएगा ये आपका, उत्तरकाशी, चमोली, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़। तो ये जो आपका अल्मोड़ा है, ये किससे नहीं लगा हुआ है, तिब्बत की सीमा से नहीं लगा हुआ है। बाकी के उत्तरकाशी हो जाएगा, चमोली है, पिथौरागढ़ है, ये सभी के कहाँ से लगे हुए हैं, तिब्बत की सीमा से ही लगे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन देवभूमि की उपमा से विभूषित देश है। 27वें राज्य उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। स्थापना दिवस जो उत्तराखंड वाले हैं वो याद रखेंगे। यह उत्तर प्रदेश के लगभग 23% भूभाग को अलग कर नए राज्य के रूप में बना हुआ था। उत्तरांचल का पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, ये सब जिले तिब्बत से लगे हुए हैं, जबकि अल्मोड़ा जो है तिब्बत से नहीं लगा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पश्चिमी घाट को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, जो पश्चिमी घाट है उसको शिवालिक की श्रेणियां, शिवालिक अगर आपको पता हो तो ये कहाँ पे है, हिमालय में जाएंगे तब आपको मिलेगा शिवालिक। पीर पंजाल ये भी आपको हिमालय में ही मिलेगा। विंध्यन ये बिल्कुल आपको मध्य भाग में मिल जाएगा। रह गया कौन, सह्याद्री। तो जो पश्चिमी घाट है उसको जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। अगर सह्याद्री भी आप देखेंगे तो इसका पूरा, अगर पूर्ण रूप से इसका राज्य पूछा जाए तो राज्य में आप बताएंगे कि जो महाराष्ट्र है उसमें ज्यादातर इसको सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, व्याख्या देख लीजिए इसकी। पश्चिमी घाट की संरचना की दृष्टि से एक संपूर्ण इकाई है, और यह ताप्ती के मुहाने से कन्याकुमारी अंतरीय राज्य यानी कि 1600 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है।
पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। सह्याद्री पर्वत को दो भागों में विभक्त किया गया है, उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा जो कि गोवा से गुजरती है, इन दोनों को ये विभाजित करती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, उत्तरांचल की प्रसिद्ध दून घाटी स्थित है। कहाँ पे है ये दून घाटी? काराकोरम पीरपंजाल श्रेणी में, जोजिला तथा कारगिल के मध्य में, लघु हिमालय तथा शिवालिक श्रेणी के मध्य में, या फिर सतलज घाटी में। उत्तरांचल की पूछा गया है तो आपका ये उत्तराखंड वाला पार्ट पूछा गया है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा आप बताएंगे? तो ये आपका हो जाएगा, ये जोजिला कारगिल है, काराकोरम, ये सब आपके J&K वाले पार्ट हो जाएंगे। बचा कौन सा? ये आपका लघु हिमालय वाला पार्ट बचा, और शिवालिक श्रेणी ये कहाँ पे आएंगे? आपके उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड में आएंगे। तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखेंगे। शिवालिक व मध्य हिमालय के बीच में अनेक घाटियां पाई जाती हैं। इनको पश्चिम व मध्य भाग में दून कहा जाता है, यानी कि ये पहाड़ हैं आपके, पहाड़ हैं, ठीक है। यहाँ से बीच में ये घाटी निकल गई, ये घाटियां निकल गई। इनको नाम दिया गया क्या? इनको नाम दिया गया था दून, जो कि कहाँ पर कहा जाता है इनको? दून। दून और द्वार कहा जाता है घाटियों को। द्वार अगर आप हिमालय में जो आपका है हरिद्वार, वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको इन चीजों को कहा गया है क्या? यही जो घाटियां हैं इनको द्वार कहा गया है, ठीक है। और उसमें जो मध्य शिवालिक है और मध्य हिमालय, इसके बीच में दून कहा जाता है। पूरब में इसको द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून है, हरिद्वार है। ऐसे ही मैदान देहरादून घाटी, इसमें 75 किलोमीटर लंबी और 15 से 20 किलोमीटर चौड़ी है। मोटे कंकड़ व कॉप निक्षेपों से ढकी हुई है ये। समतल धरातल युक्त नमन घाटी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक मिनट, एक क्वेश्चन नीचे रह गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, भारत का सुप्रसिद्ध पूर्वगामी नदियां हैं, कौन सी हो जाएंगी? गंगा यमुना चिनाब, घाघरा चंबल गंडक, कोसी तीस्ता सतलज, या फिर सिंधु ब्रह्मपुत्र अरुण। यानी पूर्वगामी नदियां, यानी कि जो हिमालय से परे की टाइम की थी, यानी कि हिमालय से भी पहले की जो नदियां थी, उनको कहा गया था पूर्वगामी नदियां। तो जो गंगा है, यमुना है, इन सभी का उद्गम कहाँ से होता है? गंगा का उद्गम ही हिमालय से होता है, तो ये हिमालय से पूर्व तो होगी नहीं। चंबल है, चंबल आपकी निकलती है कहाँ से? ये जो बीहड़ है वहां से आपकी निकलती है। कोसी तीस्ता है, सतलज है, ये सभी नहीं होंगी। जो आपकी सिंधु है, ब्रह्मपुत्र और अरुण, ये तीनों नदियां कैसी हो जाएंगी? पूर्वगामी नदियां हो जाएंगी। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें अगर सतलज भी दिया होता तो वो भी ऐड हो जाता, क्योंकि जो सतलज है वो भी पूर्वगामी ही नदियां है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पूर्वगामी नदी यानी कि एंटीसीडेंट वे नदियां होती हैं जो कि हिमालय के निर्माण से पूर्व भी प्रवाहित होती है, यानी कि जब हिमालय का निर्माण हुआ उससे पहले ये नदियां प्रवाहित हो रही थी, तथा हिमालय के उत्थान के बाद भी उत्थित भूखंड को काटकर ये गार्ज महाखंड इनको बना करके बहती है, यानी कि इन्होंने पत्थर को काट दिया लेकिन अपना बहाव क्षेत्र नहीं बदला। वो नदियां हो जाएंगी आपकी सिंधु ब्रह्मपुत्र सतलज एवं अरुण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दामोदर गंगा की सहायक नदी है, दामोदर हुगली की सहायक नदी है, दामोदर कोलकाता नगर के पूर्व बंगाल में स्थित है, इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरती है, या फिर दामोदर कोलकाता नदी के पश्चिम में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें कथन सत्य पूछा गया है, तो दामोदर जो नदी है हुगली की सहायक नदी है, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। और जो दामोदर नदी है छोटा नागपुर पठार से निकलती है और हुगली में मिल जाती है, इस प्रकार ये क्या हो जाएगी? हुगली की सहायक नदी होती है, ठीक है। और हुगली जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपको, कर्क रेखा किस नदी को नहीं काटती है? किसको नहीं काटती है? सोन को, रिहंद को, नर्मदा को, या फिर बेतवा को। तो जो कर्क रेखा है कौन सी नदी को नहीं काटेगी? ये नर्मदा नदी को नहीं काटती है, बाकी सोन, रिहंद, बेतवा इनसे होकर के गुजर जाती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। सोन, रिहंद, बेतवा उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं, जबकि नर्मदा जो है पश्चिम की ओर में प्रवाहित होने वाली नदी है, और ये अरब सागर में जाकर के गिरती है, और कर्क रेखा जो है इससे होकर के नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका 77। कोपेन महोदय के अनुसार इलाहाबाद नगर की जलवायु का प्रकार है, कौन सा हो जाएगा आपका? CWG, CWA, CFC या फिर CSV? तो CWG ये कहाँ का प्रकार हो जाएगा? इलाहाबाद नगर का हो जाएगा, जिसका के वर्गीकरण किया हुआ है कोपेन महोदय ने। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। CWG शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु कोपेन के अनुसार उत्तर के विशाल मैदान में असम तक विस्तृत है। कहाँ तक? ये उत्तर के विशाल मैदान से आप जाएंगे और असम तक जाएंगे तो वहां तक की जलवायु फैली हुई है। उत्तर के विशाल मैदान में इलाहाबाद अवस्थित है। ये कहाँ पे आता है? जो इलाहाबाद है वो कहाँ पे आता है? उत्तर का जो मैदान है वहां पे आता है ये। आता है जो इलाहाबाद नगर की जलवायु अगर आप देखेंगे तो वो CWG प्रकार की हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, कैसी होती है ये? झंझावातों से, लौटते हुए मानसूनों से, पश्चिमी विक्षोभ से या फिर उष्णकटिबंधीय जलवायु से, चक्रवातों से। तो उत्तर पश्चिम भाग में पूछी गई है, तो आपको पता होगा जो उत्तर पश्चिमी भाग है वहां पे जो वर्षा आपको देखने को मिलती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण में ये देखने को मिलती है। ठीक है, व्याख्या इसकी देख लेते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल की वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण में होती है। पछुआ विक्षोभ शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात होते हैं। कैसे होते हैं? जो पश्चिमी विक्षोभ या फिर पछुआ विक्षोभ होते हैं वो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात होते हैं, जिनकी उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर में। ठीक है, और जो पश्चिमी जेट प्रवाह के द्वारा इन चक्रवातों का भारत में प्रवेश होता है, उत्तर पश्चिमी भाग से होता है ये। यानी कि जो जेट स्ट्रीम चलती हैं आपकी, जेट धाराएं, उनसे ये आते हैं, जो चक्रवात है इंडिया तक में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे उत्तरी और उत्तर जो पश्चिमी भाग है भारत में शीतकाल में वर्षा कर देता है, और यह वर्षा रबी की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। रबी की फसल कौन सी हो जाएगी आपकी? जो गेहूं है, सरसों है, ये सभी आपके रबी की फसल में ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। 79 क्वेश्चन है इसमें आपका, देवदार वृक्ष अधिक उगता है, कहाँ पे है? नागालैंड में, पश्चिमी घाट में, पूर्वी हिमालय में या फिर पश्चिमी हिमालय में? तो सबसे ज्यादा दिखाई देगा आपको देवदार जो वृक्ष है पश्चिमी हिमालय में दिखाई देगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देवदार पश्चिमी हिमालय एवं भूमध्य सागर के पहाड़ी क्षेत्र में प्राप्त होते हुए ये शंकुधारी वनों के अंतर्गत आते हैं। कौन से वन में आ जाते हैं जो देवदार हैं? ये शंकुधारी वनों के अंतर्गत आते हैं, और तथा इसकी पत्तियां सुई की भांति नुकीली होती हैं। देवदार यानी कि सेड्रस या फिर देवदार वृक्ष 30 मीटर ऊंचा होता है, 6 से 10 मीटर ये मोटा होता है। यह हिमालय प्रदेश के चंबा जिले में गढ़वाल के पश्चिम हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है, और इस प्रकार यह पश्चिमी हिमालय में अधिक उगता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में चांदी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में है? चांदी यानी कि कहाँ से ज्यादा प्राप्त होती है? उड़ीसा से, कर्नाटक से, राजस्थान से या फिर असम से? तो जो आपका राजस्थान है वहां पे सबसे ज्यादा चांदी मिलती है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। चांदी अधिकतर जस्ता, तांबा, सीसा, सोने, उसके अशुद्ध अयस्क के साथ में मिश्रित रूप से पाया जाता है। भारत में इसका उत्पादन बहुत ही कम होता है, और इस देश में इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के चित्तौड़गढ़ स्थित जावर क्षेत्र में होता है। यानी कि राजस्थान में भी आप जाएंगे तो चित्तौड़गढ़ में चले जाइएगा। चित्तौड़गढ़ में भी जाने के बाद में आप जावर क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ का, वहां पे आपको क्या मिलेगा? चांदी मिलेगी, और इसका उत्पादन कोलार कर्नाटक में भी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कयाल क्या है? कयाल के बारे में क्वेश्चन आया है। दक्कन पठार का रेगड़ मिट्टी है, तराई मैदान है, केरल का लैकून है या फिर महानदी डेल्टा है? तो जो कयाल है प्रसिद्ध है क्या? केरल के लैगून है, इनको नाम दिया गया है कयाल। ठीक है, कयाल को लैगून या फिर इनलेट्स वाटर पस जल के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो तटीय रेखाओं के समानांतर होते हैं। यानी कि जो रेखाएं हैं, तटीय रेखाएं हैं, इन्हीं के समानांतर ये फैले रहते हैं। ठीक है, इनको कहा जाता है कयाल। और कयाल केरल में मालाबार तट की एक प्रमुख विशेषता है। उत्तर पूरब कयाल, पुंतुरा कयाल ये वहां के उदाहरण हैं। ठीक है, पूरब पूवर कयाल एवं पुंतुरा कयाल ये कहाँ पे मिलेंगे? केरल में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर और बने रहिए, आपका पेपर कंप्लीट होने ही वाला है। भारतवर्ष के निम्नलिखित प्रदेशों में से प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? कौन सा हो जाएगा आपका? गंगा का मैदान, डेक्कन ट्रैप, दामोदर घाटी एवं असोम की घाटी? तो इसमें जो आपका डेक्कन ट्रैप है कपास के उत्पादन के लिए,
बेस्ट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अगर आपको जानकारी हो, जो कपास है वो सबसे ज्यादा उगाई जाती है तो कहाँ पे? काली मिट्टी में। और दक्कन टाइप कैसा है? लावा से निर्मित है। लावा से निर्मित है तो वहां की मिट्टी किस तरीके की मिलेगी? काली मिट्टी वहां की मिट्टी मिलेगी, और इसलिए वहां पे जो कपास है उसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। यही इसमें व्याख्या दी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें, निम्नलिखित में से भारत में विश्व में किसका सर्वाधिक उत्पादक देश है? भारत पूछा गया है, कहवा का, गन्ना का, अदरक का, या फिर जल विद्युत का। तो इसमें कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं दिया गया था। व्याख्या अपन इसके यहाँ पे देख लेते हैं। नवीनतम जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार, अद्यतन आंकड़ों पर आधारित 2020 के अनुसार, गन्ना के उत्पादन में ब्राजील के बाद में भारत का स्थान आता है, यानी कि भारत दूसरे स्थान पर आता है, पहले स्थान पर आपका ब्राजील आ जाएगा। एवं अभ्रक सीट के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। ठीक है, अभ्रक सीट का है, अभ्रक का नहीं है। जो अभ्रक सीट होती है उसका प्रथम स्थान है। भारत में अभ्रक सीट का विश्व में सर्वाधिक संचित भंडार भी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? पूछा गया है। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थिति सस्ती विद्युत उपलब्धता से प्रभावित होती है, या फिर और ऑप्शन इसके ऊपर है, उनको पढ़ लेते हैं। भारत में एल्यूमिनियम विनिर्माण बॉक्साइट खदानों से दूर संपन्न होता है। तो देखिए, जो ये कैसे उत्पादन है आपके, कैसे उद्योग हैं? भारी उद्योग है। तो यहाँ पे जो खदानें होंगी और उनका निर्माण होगा वो और पास में होगा, दूर नहीं करेंगे, क्योंकि दूर अगर वो कर देंगे तो उनको परिवहन भार इतना देना पड़ेगा कि उनको प्रॉफिट दिखा ही नहीं देगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और बाकी का, भारत में एल्यूमिनियम का उत्पादक सर्वाधिक सर्वाधिक एवं निजी क्षेत्रों में योगदान से होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का उत्पादन 1/3 भाग परिवहन में प्रयुक्त होता है। ये भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। एल्यूमिनियम एक कैसा है? भार हास्य उद्योग है। एल्यूमीनियम के उद्योग के स्थानीयकरण पर बॉक्साइट की उपलब्धता और परिवहन लाभ का प्रभाव देखा जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो एल्यूमीनियम है उसका स्थान इस तरीके से देखा जाता है कि वहां पे लागत कम मिले, परिवहन लागत हो, उपलब्धता ज्यादा मिल जाए बॉक्साइट की। ऐसी जगहों पर क्या होता है, ऐसी जगहों पर जो एल्यूमीनियम है उनका उद्योग लगाया जाता है। बॉक्साइट खानों की अधिक दूरी उद्योग की स्थिति परिवहन लागत में वृद्धि कर देगी, जो उद्योग के लाभांश को नकारात्मक रूप में प्रभावित करेगी। यानी कि अगर अपन लोगों ने उद्योग जो है, इंडस्ट्री है, दूर लगा ली और खदानें रह गई कहीं दूर, तो इसमें परिवहन का भार इतना हो जाएगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में ना जा करके नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, अतः उद्योग बॉक्साइट खानों के नजदीक में स्थित होता है। इसके अतिरिक्त सस्ती विद्युत उपलब्धता भी इस उद्योग की अवस्थिति को गहन रूप से प्रभावित करती है। भारत में एल्यूमीनियम उत्पादन निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों योगदान से होता है। एल्यूमीनियम का उत्पादन 1/3 भाग पर परिवहन में प्रयुक्त होता है, और इससे रेल डिब्बे, हवाई जहाज आदि का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के कवाल नगरों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? किसकी हो जाएगी? आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में एवं वाराणसी में। तो जो आपकी जनसंख्या सबसे कम हो जाएगी, ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में। ठीक है, 2001 के अनुसार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कवाल नगरों के अनुसार कि जनसंख्या इलाहाबाद की सबसे कम थी, जबकि 2011 में आई तो उसमें गाजियाबाद हो गया, गाजियाबाद के बाद में लखनऊ, फिर उसके बाद में आगरा है, मेरठ है, वाराणसी है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद है, उसमें कवाल नगरों की सबसे कम जनसंख्या पाई गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में, कोई दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपको काफी जनसंख्या देखने को मिलेगी। कारण उसका क्या है? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नदियों के मैदान है, नदियों के निक्षेपों द्वारा मैदान बनाए गए हैं। अगर उनके निक्षेप से मैदान बनते हैं, हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है, बाढ़ आने के कारण में मिट्टी उपजाऊ बनती है, जो कि नई जलोढ़ मृदा बनती है, खादर मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है, जिसके कारण के जो कृषि है वहां पे अच्छी होती है। अगर कृषि अच्छी होगी, जलवायु अच्छी मिलेगी, तो लोगों का निवास ज्यादातर कहाँ पे होगा? उसी क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में मिलती है। ठीक है, सौभाग्य से हम भी वहीं पर रह रहे हैं। एवं भारत के प्रदेशों में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व है, आठ 819 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर केरल में है, गलत दिया गया है। भारत की साक्षरता प्रतिशत दी गई है इसमें 65.38%।
ये ठीक है। और भारत की जनसंख्या का घनत्व तो 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिया गया है, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। बी ऑप्शन इसमें आपका गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों सही हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल में 904 पाया गया था, लेकिन 2011 की जनगणना हुई, उसके अनुसार जो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य मिला था, बिहार मिला। इसमें कितनी मिली थी? 1106 घनत्व जो प्रति व्यक्ति घनत्व मिली थी। जबकि केरल का जनसंख्या घनत्व तो 860 है। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और भारत की साक्षरता 73.0% है, जो कि 2011 के अनुसार है। ये क्वेश्चन आपका है 2004 का, तो ये उससे पहले का है, 2011 के डाटा आने से पहले का क्वेश्चन है, इसलिए उसमें सही माना गया है। और भारत का जनघनत्व तो 382 प्रति व्यक्ति है, ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, उससे पहले कितना था? 324 था। कुल जनसंख्या की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उच्चतम परसेंट है, कहाँ पे है ये? अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, नागालैंड में या फिर मेघालय में। तो ये सबसे ज्यादा उच्चतम है, मिजोरम में दिया गया है। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना हुई, उसके अनुसार जो अनुसूचित जनजाति है उसकी जनसंख्या परसेंट के आधार पर मिजोरम में है 94.4%, पहले स्थान पर है। और अगर केंद्र शासित प्रदेशों में देखा जाए तो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा 94.8% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका 88 क्वेश्चन, भारत में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। 20%, 24%, 28% एवं 32%। तो इसमें कितना मिलता है? 28%। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 2001 की जनगणना के अनुसार 27.7%, यानी कि 28 आप इसको मान सकते हैं। 2011 की जनगणना हुई, उसके अनुसार कितना पहुंच गया? 31.1%, जो कि नगरीय जनसंख्या पहुंच गई। और 68.9% ग्रामीण जनसंख्या पहुंच गई। 2021 में जब अपन डेटा इसका जनगणना हुई नहीं है होने, अब देखो पता चलेगा कितनी क्या पहुंची है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है लिंगानुपात प्रति व्यक्ति, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। लिंगानुपात कैसे नापा जाता है? 1000 पुरुष लिए जाएंगे, उन पर कितनी स्त्रियों की संख्या है, ऐसे आपका लिंगानुपात दर्ज किया जाता है। इसकी दृष्टि से 2001 की जनगणना में भारत के किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात अंकित किया गया है, यानी सबसे कम? पंजाब में, सिक्किम में, हरियाणा में या फिर उत्तर प्रदेश में? जो आपका हरियाणा राज्य है उसमें सबसे कम जो लिंगानुपात है वो दर्ज किया गया था। और 2011 में सबसे कम कहाँ पर आता? उसमें भी हरियाणा ही रहा था, 879। जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 890, पंजाब में 895 एवं उत्तर प्रदेश में 912। इसमें क्या रहा था? लिंगानुपात रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या में वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कितनी संख्या थी? 30, 35, 25 या फिर 40? तो इसमें कितनी रही थी? 35 रही थी। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या अगर 2001 में देखी जाए तो 35 रही थी। अगर 2011 में चले जाएंगे तो वो कितनी हो गई? 35 से बढ़ करके 53 हो गई, उल्टा हो गया। ठीक है, 3 5, और इसमें कितना हो गया? 5 3 हो गया। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि 1991 से लेकर के 2001 में सर्वाधिक अंकित की गई थी? कौन से में की गई थी? मिजोरम में, सिक्किम में, नागालैंड में एवं बिहार में। तो ये आपकी सबसे ज्यादा कहाँ पे अंकित की गई थी? 1991 से 1 के बीच में नागालैंड में की गई थी। अभी आपको 91 1 का डेटा ज्यादा याद नहीं रखना है, हाँ लेकिन एक का याद रखेंगे, और 2011 का तो रखना ही रखना है। एक का भी याद रखेंगे क्योंकि कंपेयर में पूछ लिया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं इसमें। भारत में 1991 से 2001 के दौरान सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर रही थी 64.4%, यानी कि नागालैंड में की गई थी। जबकि इसी दौरान न्यूनतम अगर 10 की वृद्धि दर देखी जाए तो केरल में 9.42% दर्ज की गई थी। 2011 का डेटा आया, उसमें पता चला सर्वाधिक जो 10 की वृद्धि दर है मेघालय में दर्ज की गई। मेघालय में कितनी? 27.9% दर्ज की गई थी। और न्यूनतम जो दर की गई थी इसकी 10 की वृद्धि दर नागालैंड में। ठीक है, कहाँ नागालैंड में इतनी थी और अब ये कहाँ पे पहुंच गई? माइनस में पहुंच गई थी। -0.6% नागालैंड में ये दर्ज की गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका 92। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में नहीं है? कौन सी हो जाएगी? बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती एवं चमेरा। तो जो आपकी चमेरा है ये कहाँ पे नहीं है? जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं है। बाकी बगलिहार, सलाल, दुलहस्ती ये सब जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो चमेरा ये कहाँ की हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन 93। परियोजनाओं एवं उनसे संबंधित पर्यावरणीय समस्याओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। नदी घाटी परियोजनाएं दी गई है, तापी शक्ति परियोजना, खनन परियोजनाएं। तो ये कौन सी हो जाएंगी? इसमें आपको मैच द फॉलोइंग लगाना है, या फिर कौन सी सही? मैच द फॉलोइंग नहीं करना है, इनको सही से लगाना है। सही से लगे हुए हैं, कौन सा गलत है ये देखना है। तो जो आपकी नदी घाटी परियोजना है जलाशय जनित भूकंपनीयता के कारण होती है, ठीक है। तापीय शक्ति परियोजना स्थलीय अवकर्षण होता है इसमें, ये भी ठीक है। और खनन परियोजना इसमें धरातलीय एवं भूपृष्ठीय जल प्रदूषण होता है, ये भी आपकी ठीक हो जाएगी। यानी कि ए बी सी आपके तीनों ही सुमेलित हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? किसके पे है ये? अलकनंदा और भागीरथी के पे, भागीरथी और भीलंगना के पे, अलकनंदा और मंदाकिनी के पे, या फिर भागीरथी और मंदाकिनी के पे। तो जो टेहरी बांध बनाया गया है ये बनाया गया है भागीरथी और भीलंगना नदी के संगम पर, इसको बनाया गया है। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। टेहरी बांध का निर्माण गढ़वाल हिमालय की महत्वपूर्ण नदी भागीरथी एवं सहायक भीलंगना के संगम स्तर पर होता है। इसकी इस बांध की ऊंचाई 261 मीटर तथा लंबाई 575 मीटर आंकी गई है या फिर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका भारत के संपूर्ण रेलवे जल इसमें रेल मंडल है, कौन सा हो जाएगा? 10, 12, 14 या फिर 16? कितने हो जाएंगे इसमें? टोटल 16 मंडल हो जाएंगे। डी ऑप्शन में आपका सही हो जाएगा। 2001 तक संपूर्ण भारतीय रेल को 9 जोन में विभक्त किया गया था। समय समय पर रेलवे ने जोनों की संख्या में वृद्धि होती रही है। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस टाइम पर रेल के कितने मंडल रहे थे? 16 मंडल थे। अब अगर पूछा जाए आपका तो इसमें कितने हो जाएंगे? 18 रेलवे जोन हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें आपके मैच द फॉलोइंग पूछे गए हैं, इनको लगा लेते हैं। जो आपकी माही है ये परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? ये हो जाएगी आपकी बनकवेरी पर। फरक्का बैराज बना हुआ है पश्चिम बंगाल में। और जो नर्मदा है ये कहाँ पे मिलती है? आपके सरदार सरोवर बांध बनाती है। दामोदर नदी जो दामोदर घाटी है ये मैथन, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा, और ऑप्शन आपका सी से सही सुमेलित हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपके पक्षी विहार एवं वन्य जंतु और उनके प्रदेश दिए गए हैं, इनको मिला लेते हैं। केवलादेव जो घना पक्षी विहार है ये कहाँ पे है? राजस्थान में है। और सुल्तानपुर पक्षी विहार ये कहाँ पे है आपका? ये हरियाणा में मिलेगा आपको। नंदा देवी ये कहाँ पे हो जाएगा? उत्तराखंड में। और बांदीपुर ये कर्नाटक में हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट से प्राप्त होता है? क्या सेल खड़ी है, तांबा है, एल्यूमिनियम, जस्ता? तो इसमें क्या प्राप्त होता है बॉक्साइट से आपको? यहाँ पे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। अभी अपन लोगों ने पढ़ा हुआ था कि जो एल्यूमिनियम है उसके पास में किसकी खाने होनी चाहिए? बॉक्साइट की खाने वहां पे होनी चाहिए। तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम की मात्रा 55 से 65% इसके 65% तक होती है। अनुमानतः 1 टन एल्यूमिनियम बनाने में 6 टन बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम एक हल्की मजबूत धातु वर्गीय तथा ऊष्मा विद्युत की सुचालक एवं वायुमंडल संचारण की रोधी होती है, और उसके कारण सर्वाधिक उपयोगी धातु में गिनी जाने लगी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व में बॉक्साइट का अग्रणी उत्पादक है, कौन हो जाएगा आपका? चीन, ऑस्ट्रिया, भारत एवं रूस। तो जो आपका विश्व में अग्रणी पूछा गया है ये हो जाएगा आपका क्या? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। विश्व में बॉक्साइट का अग्रणी जो उत्पादक ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसमें भी ऑस्ट्रेलिया ही चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में चीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका फेल्ला कृषक होता है मिस्र का, बर्मा का, जर्मनी का, या फिर ब्राजील का? तो जो फेल्ला होता है इसको मिस्र का कृषक को क्या बोला जाता है? फेल्ला बोला जाता है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें महत्वपूर्ण खाना दी गई है, उनके संबंधित खनिज खनिज दिए गए हैं, कौन से खान से क्या क्या खनिज निकाले जाते हैं। तो जो बेलाडीला है, इससे क्या निकाला जाता है, आपका लोहा निकाला जाता है। जादूगोड़ा से अगर आप जाएंगे तो वहां से आप यूरेनियम ले आना। खेतड़ी में जाएंगे तो खेतड़ी से आप तांबा ले आना। कोलार से जाएं तो कोलार से आप सोना ले आना। ठीक है, ये से आपसे आपका जो ऑप्शन सही हो रहा है, ए ऑप्शन सही से मैच हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें आ गए जेआई क्लार्क महोदय। 102 क्वेश्चन है आपका। जेआई क्लार्क महोदय के अनुसार ऐसी जनसंख्या प्राय किन देशों में मिलती है जिनमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव के वहां के संसाधन का पर्याप्त विकास न हो पाया हो। कहाँ पे मिलती है ये? सकल जनाधिक्य में, सापेक्षिक जनाधिक्य में, सकल अल्प जनाधिक्य में, या फिर सापेक्षिक अल्प जनाधिक्य में। तो ये जो जनसंख्या जिसके बारे में पूछा गया है कि जिनमें क्या है, उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों का अभाव हो, तो ये कैसे हो जाएंगे? सापेक्षिक और अल्प जनसंख्या होगी, वहां पे इनका जो विकास ना हो पाता है, ऐसी जनसंख्या वहां पे देखने को मिलती है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। आज बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है जुकाम के चक्कर में। जेआई क्लार्क महोदय के अनुसार ऐसी जनसंख्या प्राय सापेक्षिक अल्प जनसंख्या वाले देशों में मिलती है जिसमें उपयुक्त एवं कुशल व्यक्तियों के अभाव में बाकी संसाधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाया हो। ठीक है, और ऐसे देशों की जनसंख्या विशाल संसाधन की तुलना में कम होती है जिसमें संसाधनों का समुचित दोहन संभव नहीं हो पाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। संसाधन संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा गया है? एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ी देर वेट करिएगा, पानी पी लेती हूँ। चलिए इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। संसाधन संरक्षण वर्तमान पीढ़ी का भावी पीढ़ी के लिए त्याग है, या फिर संरक्षण का अर्थ होता है पृथ्वी तथा उसके संसाधनों के बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग किया जाना, या फिर मिट्टी व जल दीर्घकालीन या फिर परिवर्तनीय संसाधन है, अतः उनके संरक्षण उपायों की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या आपको मिट्टी की जरूरत नहीं है, जल की जरूरत नहीं है, तो ये कैसी हो जाएगी? इसमें आवश्यकता नहीं कहा गया है, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी की संरक्षण का अर्थ होता है प्राकृतिक संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग, ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें गलत पूछा गया है, गलत एक ही दिया गया है, सी ऑप्शन इसमें आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 104। उस प्रथम भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। ये किसने कहा था? बारेनियस ने, कोलंबस ने, होवर ने, या फिर हेरोडोटस ने। तो जो हेरोडोटस है, इन्होंने कहा था जो मिस्र है नील नदी का उपहार या फिर वरदान कहा था इन्होंने। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हेरोडोटस प्रथम विद्वान थे जिन्होंने मिस्र को नील नदी का वरदान बताया था। इनको इतिहास का पिता कहा जाता था, यानी कि जो हेरोडोटस हैं, इनको क्या कहा जाता? इतिहास का पिता कहा जाता था। लेकिन उन्होंने भूगोल में भी कार्य किए हुए हैं। इन्होंने ऐतिहासिक भूगोल के विकास में योगदान दिया। वह प्रथम विद्वान थे जिसने मानचित्र पर क्या खींचे? यामोत्तर खींचने का प्रयास किया था। जो यामोत्तर, जिससे कि अपन जो आज का टाइम देखते हैं अपना, सभी देश अपना जो टाइम निर्धारण करते हैं, उस यामोत्तर को खींचने का जो प्रथम प्रयास था वो किसने किया हुआ है? हेरोडोटस ने इसको प्रयास करके छोड़ दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन हो जाएगा? महत्वपूर्ण विद्वान दिए गए हैं और उनसे संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, तो ये कौन से हो जाएंगे? ओ ई बेकर, डी बिटलसी, जे कोस्टोविस्की एवं हटिंगटन। सुमेलित नहीं पूछा गया, सॉरी। तो ओ ई बेकर, इन्होंने भौतिक दशाओं से संबंधित क्षेत्र में काम किया था, ये ठीक हो जाएंगे आपके। बिटलसी, इन्होंने आर्थिक कारक के ऊपर कार्य किया है, ये भी ठीक हो जाएंगे। कोस्टोविस्की, इन्होंने भूमि उपयोग क्षमता एवं प्राविधिकीय स्तर पर कार्य नहीं किया है। ठीक है, इन्होंने किस पर कार्य किया है? ये सॉरी, बी नहीं, सी ऑप्शन गलत होगा। इन्होंने सस्य प्रकार की विधि दी थी। और कोष्टोवे की 1968 में सस्यों के गुणात्मक एवं मात्रात्मक पक्षों को भी सस्य संयोजन में सम्मिलित करने का इन्होंने सुझाव दिया था। और बाकी के जो हटिंगटन है, ये जलवायु कारक से संबंधित थे, ये भी ठीक हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। आर एफ दासमन, इनके अनुसार आपूर्ति के आधार पर किए गए संसाधन वर्गीकरण में वनस्पति यानी कि वेजिटेशन निम्नलिखित में से कौन सा है?
कौन सा संसाधन हो जाएगा? अच्छा संसाधन। वेजिटेशन का पूछा गया है इसमें, वनस्पति का। अनवीकरणीय या फिर नवीकरणीय योग्य, तो ये जो आपका संसाधन है वेजिटेशन, ये कैसा हो जाएगा? नवीकरणीय हो जाएगा, यानी कि फिर से इनको रीयूज कर सकते हैं। अपना जो वनस्पति आपके एक बार खत्म होगी, आप फिर से इसको उगा सकते हैं। वो फिर से अगर उसका कहीं पे बीज वगैरह है वो डले रह जाएंगे, उनको पानी मिल गया उनकी मात्रा के अनुसार, तो वो क्या है, फिर से उग जाएंगे। तो ये कैसे संसाधन हो जाएंगे? नवीकरणीय या फिर रीन्यूएबल हो जाएंगे। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रादेशिक भूगोल क्षेत्र, उनका विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन होता है। यह क्षेत्रीय भिन्नताओं को विश्लेषण करता है, जिसमें किसी विशेष स्थान की विशिष्ट दशा को स्पष्ट किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल की इस परिभाषा को किसने दिया था? जे एस पीटरसन ने, कार्ल रेटर ने, एफ गुल्के ने, या फिर डब्ल्यू आर मीड ने? तो ये दिया था किसने? कार्ल रेटर ने। बी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जो रिटर है, इन्होंने भूगोल को अर्धकुंडे अर्थात भूविज्ञान माना था, और रिटर के भौगोलिक अध्ययन की पद्धति कैसी थी? निगमनात्मक थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो जो शिकागो है, मिशिगन झील में है। ठीक है, शिकागो में मिशिगन झील मिलेगी आपको। डुलूथ में आपको सुपीरियर झील मिल जाएगी। टोरंट ह्यूरन झील मिल जाएगी। टोरंट में आपको ह्यूरन झील नहीं मिलेगी। बाकी का आपको बुफेलो है, इसमें एरी झील मिल जाएगी। तो ए बी डी आपके सही से सुमेलित है। बाकी का सी गलत हो जाएगा, क्योंकि टोरंटो में आपको ह्यूरन झील ना मिल करके ऑन्टेरियो झील मिलेगी। ठीक है, ये किसके तट पर अवस्थित है? ऑन्टेरियो झील के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको की सीमा पर कौन नदी बहती है? कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? ओरिनिको, टेनेसी, रियो ग्रांडे, या फिर कोलोरेडो? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, मैक्सिको है, इसकी सीमा पर जो नदी अवस्थित है वो हो जाएगी आपकी रियो ग्रांडे। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको की सीमा पर रियो ग्रांडे नदी प्रवाहित होती है। नदी संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो प्रांत के सेन जुआन पर्वत से निकलकर मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, और यह मैक्सिको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में सीमा भी बनाती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं, थोड़ी देर और बने रहिए आप लोग भी। कोलोराडो ग्रैंड कैनियन कहाँ पर स्थित है? यूरोप में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में, या फिर आंग्ल अमेरिका में? तो जो आपका कोलोराडो है ये अवस्थित है आंग्ल अमेरिका में। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एरिजोना नेवादा प्रांत की सीमा पर कोलोराडो नदी, इस पर स्थित कैनियन को ग्रैंड कैनियन कहा गया है। और ये संगमरमर मिलता है, यहाँ पर क्या मिलता है? संगमरमर कहाँ पे मिलेगा आपको? ग्रैंड कैनियन में मिलेगा। चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को संयुक्त रूप से एंग्लो अमेरिका कहा जाता है। किस किस को? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को क्या कहा गया है? एंग्लो अमेरिका। तो जो आपको कोलोराडो ग्रैंड कैनियन है, ये कहाँ पे मिलेगी? एंग्लो अमेरिका में मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं पूछा गया है? कृषि दिए गए हैं यूएसए के, और उनका विस्तार दिया गया है। चारा एवं दुग्ध पशुपालन उत्तर पूर्वी राज्य में उनके झील के जो प्रदेश है वहां पे मिलता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। मक्का एवं शीतकालीन गेहूं की पेटी कपास की पेटी से दक्षिण पूर्व में मिलती है, ये गलत हो जाएगा आपका। शीतकालीन गेहूं का क्षेत्र ये कंसास एवं जो नेब्रांस का है ये प्रांत हो जाएगा। यहाँ पर शीतकालीन गेहूं की खेती की जाती है। उपोष्ण फसल का जो क्षेत्र है वो हो जाएगा दक्षिण पूर्वी भाग। यहाँ पर क्या होती है? जो उपोष्ण फसल होती है उसकी खेती की जाती है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखेंगे इसकी। संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट प्लेन्स का दक्षिणी भाग शीतकालीन गेहूं के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। कौन सा हो जाएगा? ये दक्षिणी जो भाग है वहां पर कैसे गेहूं मिलते हैं? शीतकालीन मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे। इस प्रदेश का विस्तार मुख्यतः दक्षिणी नेब्रास्का, पश्चिमी केंद्रीय कंसास, उत्तर पश्चिमी ओकलहामा, पूर्वी कोलोराडो एवं टेक्सास राज्यों में स्थित है। मक्का पेटी पूर्व में इलिनोयस तथा पश्चिम में अयोवा राज्यों के मध्य स्थित है। अतः मक्का और शीतकालीन गेहूं का जो क्षेत्र हो जाएगा कपास की पेटी के दक्षिण पूर्व में नहीं, बल्कि उत्तर और पश्चिम में होगा। ठीक है, अभी यह क्या है, आप ऐसे क्वेश्चन को देख करके घबराए नहीं, क्योंकि क्या होता है कि ये सब क्वेश्चन आप जब आप मैप में देखोगे तो आपको समझ में आएगा। और फिर 8 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि हमारे मतलब बिल्कुल समझ से परे होते हैं, तो इनको देख करके आप घबराए नहीं। ये आपके लिए नहीं टफ होते हैं, सभी के लिए टफ होते हैं। ठीक है,
कपास पेटी का विस्तार दक्षिण भाग में अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास के संदर्भ में महिलाओं की प्रधानता होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है? ये जो महिलाएं ज्यादातर प्रवास करती हैं, कहाँ पे करती हैं? ग्रामीण से ग्रामीण करती हैं। ज्यादातर देखा जाए तो ये क्या करती हैं, शादी वादी होकर के ही ज्यादातर महिलाएं जाती हैं। अब तो ठीक है कि पढ़ने निकलने लगी हैं, लेकिन पहले तो क्या था, पहले के टाइम में ज्यादातर शादियां होती थी, गांव से गांव में उनकी शादी हो जाती थी, एक घर से दूसरे घर पहुंच जाती, बस बाकी का उनकी बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो ये इसमें दिया गया है किसका, जिसका प्रमुख कारण था महिलाओं का विवाह संस्कार। और वर्तमान में ग्रामीण से नगरीय प्रवास में महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है। अब तो क्या है, पढ़ने चले जाती हैं लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? तो ये किसने कहा था? माल्थस ने, एडवर्ड व्हीट ने, सिजविक ने या फिर डाल्टन ने? तो ये कहा हुआ है डाल्टन महोदय ने। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो व्यक्ति प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। डाल्टन ने अनुकूलतम जनसंख्या के लिए निम्न सूत्रों का व्यक्त किया है, जैसे कि एम बराबर ए माइनस ओ अपॉन ओ। एम बराबर उन्होंने असंतुलन दिया था, ए बराबर उन्होंने जो वास्तविक जनसंख्या है उसको दिया था, और ओ बराबर अनुकूलतम जनसंख्या को बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका जनसमूह है एवं अर्थव्यवस्था है। तो इसमें कहाँ कौन सा कहाँ पर मिलता है? एशियाई, एशियाई कैसे हो जाएंगे? कृषि प्रधान देश हो जाएगा आपका। यूरोप में जाएंगे तो आपके जो यूरोपियन होते हैं वो किस में प्रधान हो जाएंगे? निर्माण उद्योग में प्रधान है। अमेरिकन लोग जो प्रधान है वो उद्योग में प्रधान है। ठीक है, और जो अफ्रीकी हैं बेचारे कैसे हैं? अल्प विकसित हैं, ये इनकी इकोनॉमी है। ठीक है, इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका भारतीय दर्रे दिए गए हैं, उनको जोड़ने वाले क्षेत्र दिए गए हैं। तो कौन सा दर्रा किसको जोड़ता है? जो जिला है ये आपको कहाँ पे मिलेगा? कश्मीर से लद्दाख के बीच में जाएंगे तो आप जो जिला दर्रे से होकर के चले जाएंगे। नाथुला जाओ, नाथुला इससे कहाँ पे जाएंगे आप? जब सिक्किम से चीन में जाएंगे तो आपको कहाँ से होकर के जाएंगे? नाथुला से होकर के जाएंगे। अब जाएंगे आप सिपकिला से, तो सिपकिला दर्रे से अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप चले जाना, हिमाचल प्रदेश से चीन के लिए जाना हो तो आप सिपकिला का प्रयोग कर लेना। लिपू लेक है, लिपू लेक का प्रयोग आप कर लेना उत्तराखंड से चीन के लिए जाने के लिए। ठीक है, चलिए इसे आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क देश नहीं है? कौन सा हो जाएगा? भूटान है, चीन है, मालदीव है, नेपाल है। तो जो चीन है वो सार्क देशों में नहीं आता है, बाकी का भूटान, मालदीव एवं नेपाल ये सार्क देशों में आता है। टोटल कितने हैं? भारत सहित 7 देश हैं। 7 देश में कौन कौन से हो जाएंगे आपके? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान है, मालदीव एवं श्रीलंका। चीन इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है? काठमांडू में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व के व्यापारिक प्रखंड जोन्स की संख्या है कितनी है? 9 है, 13 है, 17 है या फिर 22 है? तो जो जोन्स है कितने हो जाएंगे टोटल? 22 है। ये कैसे जोन है? व्यापारिक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वह स्थान जहाँ के आदमी नगर में काम करने आते हैं कहलाता है क्या? एन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कंप्यूटर जोन, माइग्रेशन जोन या फिर जोन ऑफ कंफर्ट? इनको जाना जाता है माइग्रेशन जोन के नाम से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये कैसा नगर होता है? जहाँ पे अन्य जगह के आदमी कार्य करने के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं, तो ये माइग्रेशन यानी कि प्रवास नगर हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। माइग्रेशन एक ऐसी भौगोलिक एवं सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के बसती है। जनसंख्या में स्थान परिवर्तन अनिवार्य है, यानी कि जो जनसंख्या है, प्रवास है, जो प्रवास होता है उसमें स्थान का परिवर्तन होना ये जरूरी है, तभी उसको प्रवास माना जाता है, अन्यथा उसको प्रवास नहीं माना जाएगा। आप सुबह जाकर के शाम को आ गए तो ये प्रवास नहीं माना जाएगा।
यह स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार का हो सकता है। अस्थायी प्रवास वार्षिक, मौसम या फिर दैनिक हो सकता है, यानी कि आप आ गए चले गए, 1 महीने रुके आए, 2 महीने रुके आए, 1 साल रुके आए, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। प्रवास कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि आजीविका के लिए, विवाह के कारण एक जगह से दूसरी जगह चले गए, शिक्षा के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह रहने के चले गए, आप जैसे कि किसी गांव में रह रहे हैं, अब आपको दिल्ली में हब दिख रहा है शिक्षा का, तो आप रहने के लिए चले गए कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक है। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, प्रवास हो जाएगा। सुरक्षा की कमी के कारण भी प्रवास कर देते हैं लोग, कि कहीं पे जलवायु अच्छी नहीं है, कहीं पे मिट्टी अच्छी नहीं है, तो उनको रहने के लिए अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है, जिसके कारण क्या है, वो प्रवास कर लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर वो बस जाते हैं, ठीक है। जहाँ के आदमी नगर में काम करने आते हैं उन्हें माइग्रेशन जोन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतवर्ष का कौन सा प्रदेश भारत का रुर कहलाता है, कौन सा हो जाएगा आपका। तो जो रुर क्षेत्र है ये भारत का, ये छोटा नागपुर का प्लेट्यू या फिर छोटा नागपुर जो है भारत का रुर कहलाता है। ए ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। छोटा नागपुर प्रदेश है भारत का रुर क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, खनिज संसाधनों का मुख्यतः कोयला सर्वाधिक यहाँ पे पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है पूछा गया है इसमें। तो नगर दिए गए हैं, उनके उद्योग दिए गए हैं। मैग्नी मैग्नीटोगास्क है, हैम्बर्ग है, तो जो मैग्नीटोगास्क इसमें मोटर कार दिया गया है, इसमें मोटर कार ना होकर के ये कहा होगा आपका लो एस को होता, तो बिल्कुल सही हो जाता। बाकी का हैम्बर्ग है, ये जलयान निर्माण से संबंधित है। रासनतुरा, यहाँ पे उद्योग कैसा होता है, तेल शोधन साधन मिलती है। सोलापुर में आपको सूती वस्त्र मिल जाएंगे। तो आपके जो गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ तक है 125, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, उद्योग की अवस्थिति दी गई है, प्रतिपादक दिए गए हैं, न्यूनतम लागत सिद्धांत इसमें, ये न्यूनतम लागत सिद्धांत किसने दिया था, ये आपका दिया हुआ है वेबर महोदय ने। और जो संशोधित न्यूनतम लागत सिद्धांत है, ये दिया हुआ है हुबर ने, यानी कि इनका संशोधन किया था वेबर का। और बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत दिया था ये फेटर ने दिया है। और संशोधित बाजार प्रतिस्पर्धा सिद्धांत दिया था ये स्मिथ महोदय ने दिया है, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इनको, ये उद्योग है, उनके प्रतिपादक हैं, इनको आप देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है सभी। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व में कहवा के 3 अधिकतम उत्पादकों में देश का सही अवरोही क्रम पूछा गया है। अधिकतम उत्पादकों का पूछा गया है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, पहले पे आपका ब्राजील हो जाएगा, फिर कोलंबिया, फिर इथियोपिया, फिर उसके बाद में आपका आइवरी कोस्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप वर्तमान में जो आपका टाइम चल रहा है 2020-23 का चल रहा है ये, इसमें कौन सा हो जाएगा, ब्राजील हो जाएगा। ब्राजील के बाद में आपका वियतनाम हो जाएगा। उसके बाद में आपका कोलंबिया, कोलंबिया के बाद में इंडोनेशिया, और उसके बाद में इथोपिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। विश्व में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश कौन सा है, कौन सा हो जाएगा, भारत, क्यूबा, जावा, पेरू। तो इसमें पूछा गया है, तो इसमें आप ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन भारत है, जो कि गन्ना उत्पादक देशों में प्रथम आता है, सबसे ज्यादा आता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो 5 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक देश हैं उनको देख लेते हैं। ब्राजील है, ब्राजील के बाद में भारत का दूसरा स्थान है। उसके बाद में चीन आएगा, चीन के बाद में थाईलैंड, थाईलैंड के बाद में पाकिस्तान है। और विकल्प में ब्राजील अनुपस्थित है, जिसके कारण में क्या लगाएंगे, अपन भारत लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। बॉन्ड यूनियन के प्रमुख भूमि उपयोग मॉडल को संकेंद्रीय वृत्तखंडों का सही क्रम पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, पहली पेटी में आपके हो जाएंगे फल सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन होगा, उसके बाद में जंगल होगा, उसके बाद में अन्न उत्पादन होगा, तो सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें 500 पेटियां दी गई हैं। 500 पेटियों में पहली पेटी में आपके साग सब्जी इसकी खेती एवं दूध का उत्पादन किया जाएगा। दूसरे में आपके जंगल, जिसमें कि जलाऊ लकड़ी होती है, उनका उत्पादन किया जाएगा। तीसरे में गहन कृषि की जाएगी, जिसमें कि अन्न उत्पादन मुख्य होगा। चौथे में आपका चारागाह किया जाएगा, और पड़ती के साथ साथ में सस्यावर्धन भी किया जाएगा। जो पांचवी पेटी होगी उसमें त्रिक्षेत्र पद्धति की जाएगी, और छठवीं पेटी में सबसे लास्ट में पशुपालन किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, हवाई द्वीप में गन्ने की उत्पादकता है कितनी है।
जो हवाई द्वीप हैं उनमें गन्ने की उत्पादकता आपको 140 मीट्रिक टन है प्रति हेक्टेयर मिलेगी। तो ये हो जाएगा कितना, आपके टोटल 125 क्वेश्चन हो गए जो कि 2004 का जो पेपर अपन लोगों ने सॉल्व कर लिया है, यानी कि जो यूपी पीजीटी में हुआ था 2004 का पेपर, वो भी आपका फिनिश हो चुका है। इसके बाद में आपके एक दो पेपर बचे हैं, इससे कि आपके टोटल 20 साल के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद में अपन शुरू करेंगे नेट के पेपर्स, इनको सॉल्व करेंगे डिटेल में। ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि अपन लोगों ने पीजीटी के किए हैं। और हाँ, उसमें क्या है, मैथ के पोर्शन भी ज्यादा है तो उनको भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का सेशन। सेशन कैसा लगा जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर लें, सेशन को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी करें सेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।